नमस्कार, हरिओम। हरिओम, सभी को नमस्कार। मैं मीता वटलानी मुंबई से आज का योगा सेशन ले रही हूँ। मैंने पीजी डिप्लोमा योगा और नेचुरोपैथी में DY पाटिल यूनिवर्सिटी नवी मुंबई से किया है। मैं आज सारे राजमाता अहिल्याबाई योग केंद्र इंदौर मध्य प्रदेश के सारे परिवार के लोग जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया, उन सभी की मैं आभारी हूँ। और मेरे सारे योगाचार्य जिन्होंने मुझे ये नॉलेज दिया और आप सबके लिए ये सेशन करने का मौका दिया, उन सब की मैं आभारी हूँ। खास करके राजकोट के योगाचार्य मैडम आमीबेन भट्ट की भी मैं जिनकी वजह से मैं इधर तक पहुंची, उनका भी खूब खूब शुक्रिया है। तो आज का सेशन शुरू करते हैं हम प्रार्थना से। अपने कोई भी सुखासन में बैठ जाइए, अपने दोनों हाथों को नमस्ते मुद्रा में लाइए, प्रार्थना का भाव लाते हुए शुरू करते हैं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरश्च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राणञ्जलिराणतोऽस्मि। आज का मेरा योगा टॉपिक है साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स और योगा। मतलब योगा से हम कैसे साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर को हील कर सकते हैं। तो आइए पहले हम जानते हैं कि साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर क्या है, मनोदेहिक रोग क्या है। साइको मतलब मन, सोमैटिक मतलब देह। तो मन और देह, तो ये वो रोग है जो हमारे शारीरिक स्तर पर अनुभव होते हैं, दिखाई देते हैं, पर इनकी जड़, इनका रूट्स जो अपने मानसिक स्तर पे मानसिक तनाव, चिंता, भावनाएं से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे रोग को मनोवैज्ञानिक रोग कहते हैं। तो मनोवैज्ञानिक रोग मतलब ये मनोदेहिक रोग के कारण क्या अनेक हो सकते हैं। जैसे मॉडर्न साइंस में इसमें जेनेटिक्स होता है, फिर अपनी ये ब्रेन केमिस्ट्री जिसमें हमारे न्यूरोट्रांसमीटर का इम्बैलेंस होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, ये एक वजह हो सकती है। दूसरी वजह है कि जैसे बचपन में कोई ऐसी घटनाएं जो तनाव युक्त बनी हुई है, उससे भी ये रोग हो सकते हैं। फिर अपनी सगर्भा माता होती है, उन्होंने कुछ नशीले पदार्थ सेवन किया है या तो उनको BP हुआ है, तो उनकी वजह से भी ये रोग हो सकते हैं। और अपनी कहीं गलत जीवन शैली की वजह से भी ये रोग हो सकते हैं। और उनके लक्षण क्या क्या होते हैं। जैसे पहले तो दर्द होते हैं शरीर में, कौन सा भी दर्द हो, जैसे गर्दन का हो, पीठ का हो, घुटनों का हो, दर्द महसूस होते हैं। फिर अब स्किन डिजीज हो सकती है, स्किन में जैसे एक्जिमा, सोराइसिस वगैरह हो सकती है। पेट की बीमारियों में जैसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, पेट का अल्सर हो गया, स्टमक अल्सर, इंडाइजेशन, ये सब पाचन समस्या हो सकती है। फिर थकान हो सकती है अपने को, फिर हाई BP हो सकता है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो सकती है, एंजाइटी, डिप्रेशन, OCD, ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के जो भी मानसिक रोग होते हैं, ये सब उनके लक्षण होते हैं।
तो आइए हम जानते हैं योगा की योगिक वे में कैसे इनको मतलब हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जैसे तैत्तिरीय उपनिषद में बताया गया है, हेलो, hope I am audible and hearable everyone. Please anyone can comment. कोई कमेंट करके मुझे बता सकता है कि मैं सुनाई देती हूँ, दिखाई देती हूँ? अच्छा, आइए हम जानते हैं योगा के माध्यम से कि ये मनोदेहिक रोग के कारण क्या होते हैं। जैसे मन, तो जैसे हमने हमारे तैत्तिरीय उपनिषद में बताया गया है कि हमारा जो मानव शरीर है उसकी 5 परत है, 5 लेयर्स है। तो पहले होती है अन्नमय कोश, फिर होती है अपनी प्राणमय कोश, फिर मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। ये 5 परत होती है। तो अन्नमय, तो सबसे पहले मन कहाँ रहता है? मनोमय कोश में। तो मन मतलब क्या? मन के अंदर अपने विचार होते हैं, अपनी भावनाएं होती है और अपनी सारी इच्छाएं सब इसमें मनोमय कोश में रहती है। तो मन, रिसर्च ने बताया है कि हमारे जो आम आदमी को एवरेज 50,000 से 60,000 विचार डेली आते हैं रोजाना। तो ये विचार सारे मिक्स्ड रहते हैं। जैसे हमको पॉजिटिव विचार आ गया, नेगेटिव विचार आ गया, जैसे सुखमय है, दुखमय है, वो गुस्से का है, कई प्रकार का विचार आ सकते हैं। इनमें से ज्यादातर जो विचार रहते हैं, जो रिपीट होते रहते हैं, वो 3 प्रकार के हैं। ये कौन से हैं? सबसे पहले तो मानव को अपने स्वास्थ्य के बारे में चिंता रहती है, फिर अपने फाइनेंसेस के बारे में चिंता रहती है और लास्ट में अपने रिलेशनशिप, संबंध, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल रिलेशन हो, इसके बारे में चिंता रहती है। तो ये जो विचार है अपने, तो विचारों की जो गति है, अगर वो गति बढ़ जाती है, सामान्य से बढ़ जाती है, या तो नंबर ऑफ विचारों की संख्या बढ़ जाती है, तो मनोमय कोश में डिस्टर्बेंस आ जाती है। तो ये मनोमय कोश को डिस्टर्ब करके फिर हमारी विज्ञानमय कोश में जाता है। विज्ञान मतलब हमारी विजडम, जो हमें सही गलत के निर्णय लेने की शक्ति रहती है हमारे, जिसमें ज्ञान होता है, तो वो डिस्टर्ब हो जाती है। ये डिस्टर्ब होने से फिर हमारी प्राणमय कोश को डिस्टर्ब करते हैं। प्राणमय कोश जो प्राण, हमारे प्राण वायु से बना है और हमारा प्राण है जो नाड़ियों थ्रू बहता है। तो ये प्राणमय कोश में प्राण के बहने में ब्लॉकेज आ जाती है। तो प्राणमय कोश को ब्लॉकेज करके फिर हमारे लास्ट में हमारे अन्नमय कोश, जो हमारे शारीरिक स्तर पर कोई भी रोग हमें महसूस होता है या दिखाई देता है। तो सबसे पहले तो आइए हम एक एक परत पर जाते हैं और कैसे हमारे मन को नियंत्रण करने का है। तो कोई भी बीज है वो हमारे मन में रहता है, कोई भी, तो हमारे मन को नियंत्रण करना बहुत ही आवश्यक है। तो सबसे पहले हम अन्नमय कोश में जाते हैं। तो अन्नमय कोश को कैसे संतुलित रखना, कैसे नियंत्रण करना, तो उसके लिए हमें सात्विक आहार लेना चाहिए, हमें क्रिया करनी चाहिए, फिर हमें आसन करने चाहिए। ये सब से हमारी अन्नमय कोश बैलेंस हो जाती है। तो क्रिया जैसे हमारे हठ योग में बताया गया है कि क्रिया करने से, जैसे वामन हो गए, धोती, वस्त्र धोती, जल नेति, सूत्र नेति, ये सब करने से
हमारे शरीर के अंदर जो भी टॉक्सिक्स है, जैसे ज़्यादातर पित्त जमा हो गया, कफ जमा हो गया, तो सारे टॉक्सिक्स हम लोग शरीर से बाहर निकालने में मदद मिलती है और हमारा शरीर हल्का फुल्का लाइट फील करता है और उसकी वजह से हम ध्यान आसानी से कर सकते हैं और मन को नियंत्रण कर सकते हैं। तो क्रिया बहुत ज़रूरी है। क्रिया हमें किसी योग्य मार्गदर्शन के अंदर ही करनी चाहिए। उसके बाद आराम करके शरीर को रूटीन में लाने का चाहिए। आराम करने के बाद फिर हम अपना आसन या व्यायाम शुरू कर सकते हैं। तो योगा में आसन करने से पहले हमें सूक्ष्म व्यायाम का बहुत महत्व है। तो ये सूक्ष्म व्यायाम क्या है? तो सूक्ष्म व्यायाम जो ये हल्की फुल्की व्यायाम एक्सरसाइज है, बट इतना महत्व है इनका। जैसे हमारे रोग में प्राण वायु बहता है तो उनका इजीली फ्लो होना बहुत जरूरी है, ब्लॉकेज नहीं होनी चाहिए। तो जब भी वो प्राण वायु में ब्लॉकेज होती है तो वो सारे हमारे जॉइंट्स में इकट्ठी हो जाती है और हमें फिर तनाव देता है, शारीरिक मानसिक सभी रूप से हमें तनाव देता है। तो आइए हम करते सूक्ष्म व्यायाम के उनकी फायदे, मतलब उनका फायदा तो यही है कि वो प्राण वायु को इजीली फ्लो करने में हेल्प करता है। फिर हमें कोऑर्डिनेशन मिलती है, कंसंट्रेशन मिलती है, सेल्फ रियलाइजेशन मिलती है। बहुत सारे फायदे हमें सूक्ष्म व्यायाम के है। तो सूक्ष्म व्यायाम कहाँ से चालू करें? तो पहले हम गर्दन से लेके पैर की उंगलियों तक के सारे जॉइंट्स को लूज करते हैं, शरीर के मांसपेशियों को लूज करते हैं और हमें आगे आसन करने में हेल्प करते हैं। तो आइए हम सूक्ष्म व्यायाम से शुरुआत करते हैं। जो भी मेरे साथ जुड़े हैं और मेरे साथ सूक्ष्म व्यायाम करने चाहते हैं वो अपनी योगा मैट में बैठ जाइए, सुखासन में बैठ जाइए या तो कोई भी मेडिटेटिव आसन जो आपको आसान लगे उसमें बैठ जाइए। तो कई सूक्ष्म व्यायाम है। तो आज हम करेंगे ग्रीव संचालन, स्कंद चक्र, फिर हम करेंगे जानु नमन, फिर हम करेंगे गोल्फ नमन और पादांगुली नमन। तो वो सब जो प्राण वायु जमा हो जाते हैं जॉइंट्स में, तो ये गर्दन का जॉइंट तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे हमारी रीढ़ की हड्डी है और सारा मतलब शरीर के नियंत्रण करता है। तो आइए हम सबसे पहले करते हैं ग्रीव संचालन। तो अपनी मैट पे ही बैठ जाइए, सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन। हाथों को रेस्ट कर दीजिए, अपनी नीज पे, जोड़ों पे रेस्ट कर दीजिए। सीधा देखिए, गर्दन की थोड़ी फ्लोर से पैरेलल रख दीजिए। नॉर्मल ब्रीदिंग, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। तो सांस, सबसे पहले तो हम सांस लेना सीख ले, क्योंकि सांस कई बार हम अच्छी तरह से, सही तरह से सांस नहीं लेते हैं। तो लंबी गहरी सांस लेना बहुत ज़रूरी है। तो सांस लेते समय ऐसे करें कि जैसे हम हमारा उदर में हवा भर रहे हैं। तो सांस लेने टाइम हमारा उदर, सांस छोड़ते समय उदर अंदर, ऐसा ट्राई कीजिए लंबी गहरी सांस लेने की। फिर आफ्टर दैट हो गया, सांस लेने का अपने हो गया। फिर नॉर्मल सांस लेते हुए गर्दन को ऊपर ले जाइए, अपनी क्षमता अनुसार ले जाइए। और जिसको वर्टिगो हो, जिसको हेडेक हो, हेड इंजरी हो, ये सब नहीं कर सकते हैं। तो और अपनी क्षमता अनुसार जो कर सकते हैं वो करिए मेरे साथ। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। सांस छोड़ते हुए अपनी थोड़ी को, क्लेविकल बोन को टच कीजिए। सांस भरते हुए ऊपर आइए, सांस छोड़ते हुए गर्दन नीचे लाइए। सांस भरते हुए प्रारंभिक पोजीशन में आ जाइए। ये आप 2 बार से शुरू करके 5 बार, 10 बार अपनी क्षमता अनुसार आगे आगे धीरे बढ़ सकते हैं।
दूसरा गर्दन की एक्सरसाइज है नॉर्मल ब्रीदिंग। सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए, सांस नॉर्मल लीजिए, नॉर्मल ब्रीदिंग। सांस छोड़ते हुए अपनी राइट की ओर गर्दन को ले जाइए, जितना हो सके अपनी क्षमता अनुसार धीरे धीरे। सांस भरते हुए सेंटर में आइए, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट में टर्न कर दीजिए। सांस करते हुए सेंटर में आइए। ये एक राउंड हो गया। ऐसे आप दूसरा राउंड करते हैं। सांस छोड़ते हुए, ये भी आप 2 राउंड से शुरू करके 5 राउंड और 10 राउंड आगे धीरे धीरे बढ़ सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार। इसके बाद हम करते हैं स्कंद चक्र। स्कंद चक्र मतलब शोल्डर रोटेशन। तो अपने राइट हैंड की उंगलियों को राइट शोल्डर पे रखिए, लेफ्ट हैंड की उंगलियों को लेफ्ट शोल्डर पे रखिए। फिर सांस नॉर्मल ब्रीदिंग, फिर सांस उसको हम रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो पहले क्लॉकवाइज करते हैं। सांस भरते हुए अपने स्कंद को ऊपर ले जाइए, सांस छोड़ते हुए नीचे ले आए। सांस भरते हुए ऊपर की ओर, सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर। तो 2 राउंड करके आप धीरे धीरे इसको 5 राउंड और 10 राउंड करके आगे बढ़ सकते। तो हमारे शोल्डर के जो जॉइंट्स है उनमें जो तनाव है वो दूर होते हैं। अब हम करते हैं जानु नमन। तो जानु नमन के लिए आप प्रारंभिक स्थिति में बैठ जाइए, अपने पैरों को आगे की ओर लेके आइए, अपने हाथों को अपनी शरीर के बाजू में रखिए। अभी अपने राइट नी को अपनी पेट की ओर नीचे से हाथों से पकड़ के पेट की ओर लेके आइए और जमीन से 10 सेंटीमीटर ऊपर रखिए। अभी सांस भरते हुए आगे लेके आएंगे, सांस छोड़ते हुए सीधा करेंगे। सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए। ऐसे ही हम लेफ्ट लेग से करेंगे। लेफ्ट लेग को दोनों हाथों से अपनी पेट की ओर लेके आइए। लेफ्ट लेग को सांस लेते हुए अंदर ले आइए, सांस छोड़ते हुए सीधा करिए। सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए। तो ये हो गया जानु नमन। जानु मतलब नी। तो ये अपने नीज के सारे जॉइंट्स में को रिलीज करते हैं, पेन को, और जॉइंट्स के स्ट्रॉन्ग करते हैं नी जॉइंट को। अभी हम करते हैं गोल्फ नमन। गोल्फ मतलब एंकल। तो एंकल ऐसे पग को आगे ले आइए, अपने हाथों को शरीर की बाजू में रखिए और अपने एंकल को अप नॉर्मल ब्रीदिंग करिए। अभी सांस भरते हुए एंकल को, गोल्फ को अपनी तरफ ले आइए। सांस छोड़ते हुए बाहर की ओर। सांस भरते हुए अंदर, सांस छोड़ते हुए बाहर। ये भी आप 5 राउंड से चालू करके 10 और आगे अपनी क्षमता अनुसार कर सकते हैं। अभी हम करते हैं पादुंगली नमन। तो पादुंगली मतलब अपनी पग की उंगलियों की एक्सरसाइज। तो सबसे पहले हम उंगलियों को जब भी अंदर की तरफ लेंगे तो सांस भरते हुए अंदर की तरफ ले आएंगे,
सांस छोड़ते हुए बाहर, जैसे तो ये भी अब धीरे धीरे 5 राउंड से आगे अपनी क्षमता के अनुसार कर सकते हैं। वैसे ही हाथों की है, जैसे केहुनी नमन। तो केहुनी नमन मतलब एल्बो की एक्सरसाइज। तो पहले अपने दोनों हाथों को सामने लेके आइए, हथेलियां ऊपर सीलिंग की तरफ, और सांस लेते हुए हाथों को कंधों की तरफ लेके आइए, सांस छोड़ते हुए बाहर, सांस भरते हुए अंदर, सांस छोड़ते हुए बाहर। तो इसको केहुनी नमन हो गए। तो ऐसी बहुत सारी लूजनिंग एक्सरसाइज बोलते हैं, स्थूल सूक्ष्म व्यायाम बोलते हैं, जो बहुत हमारे निग्लेक्ट किए नहीं जा सकते, हमारे शरीर के लिए ये बहुत ज़रूरी होते हैं। तो सूक्ष्म व्यायाम हमें आगे के आसनों में भी करने में आसान रहती है, तो इसके लिए वो आसन करने से पहले करने चाहिए। अभी हम आसनों पे आते हैं। तो ज़्यादातर योगा सबको बोलेंगे कि योगा करने का है। योगा मतलब जो भी मेरे पास आते हैं कि मैडम हमको योगा करने का है, हमारा शरीर बढ़ गया है, हमारा वजन, शरीर में वजन बढ़ गया है, हमें ये बीमारी है, हमें वो बीमारी है। तो लोगों को लगता है जैसे हम किसी डॉक्टर के पास जाके बीमारियों को दवाई से दूर करते हैं, बट ऐसा नहीं है। योगा एक होलिस्टिक हेल्थ अप्रोच है, ना तो वो शारीरिक स्तर पे, मानसिक स्तर पे और आध्यात्मिक स्तर पे भी काम करता है, बट धीरे धीरे इनके फायदे अनेक हैं। तो आइए हम आसनों की ओर जाते हैं। तो आसन आसन है वो क्या है, हमारे मन को स्वस्थ करने के लिए शरीर स्वस्थ होना चाहिए, और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमारा मन का भी स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। तो शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक स्वास्थ्य, ये तीनों का संतुलन, तीनों हमारा स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। हम एक को ठीक करके दूसरे को निग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, तीनों का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम आसन करते हैं। तो आसन है वो हमारे मन और शरीर को शांत करता है, हमारी एकाग्रता बढ़ाता है, और हमारे आत्मा नियंत्रण में भी हेल्प करता है। और वैसे समग्र मतलब जिससे एक नियंत्रण करके कल्याण प्राप्त होता है। तो आसन ऐसे जो हमारे बैलेंसिंग आसन होते हैं, या तो ताड़ासन हो गया, वृक्षासन हो गया, फिर बालासन हो गया, फिर अपना ये पद्मासन, पश्चिमोत्थासन, भुजंगासन, शवासन लास्ट में। तो बहुत सारे आसन है जो हमारे तन और मन दोनों को शांत करता है, नियंत्रण करता है, और हमारे मन को शांति प्रदान करता है। तो आइए हम आसन शुरू करते हैं। तो पहले अपनी मैट पे खड़े हो जाइए, दोनों पैरों में इक्वल डिस्टेंस, अपना वेट दोनों पैरों पे डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। नॉर्मल ब्रीदिंग, अपनी चीन फ्लोर से पैरेलल होनी चाहिए। धीरे धीरे अब ताड़ासन करने जा रहे हैं। तो ताड़ासन कौन नहीं कर सकता है, सबसे पहले ये जानते हैं। तो ताड़ासन जिसको वर्टिगो है, हाई बीपी है, लो बीपी है, या तो प्रेग्नेंट वुमन है, वो ताड़ासन नहीं करेंगे। पर ताड़ासन के लिए अपनी मैट पे खड़े हो जाइए, दोनों पैरों में इक्वल डिस्टेंस कर दीजिए, अपनी चीन को फ्लोर से पैरेलल रखिए। नॉर्मल ब्रीदिंग, सांस भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेके जाइए, और अपनी फिंगर्स को इंटरलॉक करके अपने शरीर का वजन अपनी टोज पे लेके आइए, और ध्यान एक सामने से एक पॉइंट पर केंद्रित करिए, और 2-3 सेकेंड और अपनी क्षमता अनुसार खड़े रह जाइए। सांस छोड़ते हुए हाथों को छोड़िए, और धीरे धीरे पैरों को रिलीज कर दीजिए, और प्रारंभिक पोजीशन में आ जाइए। ये था ताड़ासन। ताड़ासन भी बहुत हमारा ध्यान केंद्रित करने में, कंसंट्रेशन में, अपने तनाव दूर करने में बहुत ही मदद करता है ताड़ासन। आइए हम अभी बैठ जाते हैं।
प्रारंभिक पोजीशन में बैठ जाइए। पहले हम बालासन करेंगे, तो उसके लिए पहले वज्रासन में आ जाइए। वज्रासन में आने के लिए पहले अपने राइट लेग को मोड़ दीजिए पीछे की ओर। अभी लेफ्ट लेग को मोड़ दीजिए अपनी पीछे की ओर। अपना पूरा वजन अपनी हिल पे आसपास आ जाएगा। दोनों अंगूठों जुड़े हुए होने चाहिए, पैर जुड़े हुए होने चाहिए। हाथ अपनी नीज पे रखिए। नॉर्मल ब्रीदिंग। अभी सांस भरते हुए अपने हाथों को ऊपर ले जाइए और धीरे धीरे अपने हाथों को जमीन की ओर लेके आइए और अपनी फोरहेड को टच कर दीजिए। फ्लोर पे टच कर दीजिए। सांस छोड़ते हुए ऊपर आ जाइए, हाथों को रिलीज कर दीजिए और अपने हाथों को बाजू की ओर लेके अपने वज्रासन को रिलीज कर दीजिए। ये बालासन क्यों कहते हैं? इसको बालासन कहते हैं क्योंकि जो बालक होते हैं वो कैसे निर्दोष होते हैं, उनको कुछ भी चिंता नहीं रहती है, अपने कुछ भी उनको मतलब उनके मन में कोई तनाव नहीं रहता है, हमेशा खुश रहता है, हंसता बोलता रहता है। तो वैसे ही ये बालासन करने से हमें खुश मन की शांति मिलती है, मन का तनाव दूर होता है और शारीरिक भी कई लाभ होते हैं। तो बोले ना कि मनुष्य ज्यादातर क्यों मतलब मन का जो मनोकश है वो क्यों बीमार होता है, क्यों असंतुलन होता है? क्योंकि ज्यादातर लोग हैं तो या तो अपने पास्ट रिग्रेशन में जीते हैं या तो फ्यूचर भविष्य की चिंताएं उनको सताती है, वो प्रेजेंट में नहीं जीता है। तो जो बालक है वो एकदम हंसता खेलता होता है, वो प्रेजेंट में ही, उसको कुछ पीछे का नहीं रिग्रेशन नहीं का, ना तो उसको भविष्य की चिंता है। तो वैसे ये बालासन करने से हमें तनाव दूर होता है, मन की शांति मिलती है और बहुत सारे फायदे बालासन के हैं। अभी हम करते हैं पश्चिमोत्तासन। पश्चिमोत्तासन करने के लिए अपने पैरों को आगे लेके आइए, अपने हाथ प्रारंभिक पोजीशन या तो दंडासन में बैठ जाइए। अभी धीरे धीरे सांस भरते हुए अपने हाथों को ऊपर की ओर ले जाइए। अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रख ले। कोई भी आसन हो तो ध्यान रखिए कि अपनी अलाइनमेंट सही हो, अपनी स्पाइन सही होनी चाहिए और गर्दन दोनों एक लाइन में सीधे होने चाहिए। अभी सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी कमर से मुड़ने का और अपने पैर के अंगूठे को पकड़ने की कोशिश करिए और अपने सिर को पैर पे लाने की, घुटनों पे लाने की कोशिश कीजिए। अपनी क्षमता अनुसार होल्ड कीजिए। नॉर्मल ब्रीदिंग। सांस छोड़ते हुए हाथों को ऊपर लेके आइए और हाथ रिलीज कर दीजिए। ये पश्चिमोत्तासन वो भी फॉरवर्ड बेंडिंग आसन है जो बहुत हमें हेल्प करता है। तो ये पहले तो ये ध्यान रखना है कि उसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है। तो ये भी जो कौन नहीं कर सकता है, जिसको हर्निया है, पेट की बीमारियां है, जिस प्रेग्नेंट मदर है, ये सब नहीं कर सकते हैं पश्चिमोत्तासन। अभी हम करते हैं पद्मासन। पद्मासन जो एक मेडिटेटिव आसन भी है, उसके लिए अपने राइट लेग के फुट को लेफ्ट थाई पे लेके आइए और लेफ्ट फुट को अपनी राइट थाइस पे लेके आइए। अपनी गर्दन, अपनी हड्डी स्ट्रेट कीजिए और हाथों को अपने नीज पे रेस्ट कर दीजिए। ये पद्मासन भी बहुत ज़्यादातर हम जो भी मेडिटेशन करते हैं तो ये पद्मासन में बैठ के ज़्यादातर किया जाता है। एक तो हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है, मन की एकाग्रता बढ़ती है, मन से तनाव दूर होते हैं और धीरे धीरे रिलीज कीजिए। पहले अपने लेफ्ट लेग को रिलीज कर दीजिए, फिर अपने राइट लेग को रिलीज कर दीजिए और प्रारंभिक पोजीशन या तो दंडासन में बैठ जाइए। अभी हम करते हैं भुजंगासन। भुजंगासन के लिए अपने पेट पे लेट जाइए,
अपने दोनों हाथों को अपनी बाजू की ओर लेके आइए, बाजू में रखें। अपनी हथेलियों को अपने कंधों के पास लेके आइए और अपने फोरहेड को मैट पे रेस्ट कर दीजिए। अपनी एल्बोज ऊपर की ओर होनी चाहिए। अभी धीरे धीरे सांस भरते हुए हम कमर से उठेंगे। पहले अपने फोरहेड को उठाएंगे, फिर अपनी छाती को उठाएंगे, फिर अपनी और ऊपर की ओर देखेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग और होल्ड कीजिए अपनी क्षमता अनुसार फ्यू सेकेंड्स के लिए। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए कमर से अपने शरीर को नीचे लाइए, हाथों को रिलीज कर दीजिए। और धीरे धीरे अपनी राइट की ओर मुड़ के राइट हैंड की मदद से बैठ जाइए। और शवासन, शवासन बहुत ही रिलैक्स होते हैं। शवासन मतलब जैसे हम हमारे शरीर में कुछ हलन चलन नहीं होनी चाहिए और एकदम स्थिर होता है, और अपने ब्रेथ पे हम ज़्यादा ध्यान हमारा ब्रेथ पे करते हैं। तो शवासन के लिए सब अपनी पीठ पे लेट जाइए। अपना शरीर स्थिर रखिए। अपनी स्पाइनल कॉर्ड, गर्दन, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। दोनों पैरों के बीच में अंतर, दोनों हाथों के बीच में अंतर, आंखें बंद। और अपने सांसों पे नॉर्मल ब्रीदिंग ध्यान दीजिए। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। एकदम अपने शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, सारे अंग शरीर के ढीला छोड़ दीजिए और आंखें बंद करके सिर्फ अपने सांसों पे नियंत्रण, सांसों के महसूस कीजिए, जो अंदर आ रही है, जो बाहर जा रही है। सांसें अंदर आ रही है, सांसें बाहर जा रही है। तो अभी धीरे धीरे अपने पैरों को हिलाइए, अपने हाथों को हिलाइए। अपनी राइट की ओर टर्न होते हुए हाथों की मदद से बैठ जाइए। ये कुछ आसन थे जो हमें मनोदेहिक रोग में मदद करते हैं। अभी हम देखते हैं प्राणायाम, दूसरा लेयर। पहला हमने और सात्विक आहार, जैसे हम लोग ने बोला कि हम लोग को मालूम कि मन जैसा अन्न वैसा मन, तो जैसा हम अन्न खाएंगे वैसा ही हमारा मन बनेगा। तो ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि सात्विक खाना खाना चाहिए। फास्ट फूड है, जो तामसिक खुराक है, वो सब कम लीजिए और ज़्यादातर सात्विक खुराक लेने की कोशिश कीजिए। तो ये सात्विक आहार, फिर क्रियाज, सूक्ष्म व्यायाम, आसन, ये सब करके हम अपने अन्नमय कोश को संतुलित कर सकते हैं। अभी आते हैं प्राणमय कोश। तो प्राणमय कोश किससे बनी है? प्राणवायु, जो हमारी नाड़ियों में फ्लो होता है। तो उसको नियंत्रण ठीक करने के लिए हमें प्राणायाम करने चाहिए। तो प्राण वो ब्रिज है, वो पुल है जो हमारे शरीर और मन को जोड़ता है। तो अगर शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखना है तो प्राणायाम तो बहुत ही जरूरी है। तो प्राणायाम कई प्रकार के होते हैं, जैसे अनुलोम विलोम, भ्रामरी, फिर भस्त्रिका, फिर शीतली, शीतकारी, चंद्रभेदन, कई प्रकार के प्राणायाम है। तो सबसे पहले हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं। तो अब कोई भी सुखासन में, पद्मासन, जो भी आसन आपको कंफर्टेबल लगे उसमें बैठ जाइए। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन। अपने लेफ्ट हैंड को शीन मुद्रा में लाइए, राइट हैंड को नासिका मुद्रा में लाइए।
अपने नॉर्मल ब्रीदिंग कीजिए, फिर अपने अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर दीजिए और लेफ्ट से इनहेल कीजिए, अंदर लीजिए सांस। फिर दोनों लास्ट उंगलियों से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को क्लोज करके राइट से सांस छोड़े। अभी राइट से सांस अंदर ले, राइट को बंद करके लेफ्ट से छोड़े, लेफ्ट से अंदर ले, लेफ्ट बंद करके राइट से छोड़े। ये हो गया एक राउंड। तो ऐसे हम 5 राउंड से चालू करके धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। तो एक और इसमें हम विशेष ध्यान ये रख सकते हैं, कोशिश कीजिए पहले तो आप नॉर्मल अपनी क्षमता अनुसार ब्रीद इन ब्रीद आउट कर दीजिए। फिर आप ध्यान रखें कि जितना काउंट आप ब्रीद इन करते हैं उतनी काउंट में आप ब्रीद आउट करें। जैसे मैंने 4 काउंट में ब्रीद इन किया, तो 4 काउंट में ब्रीद आउट करो। ये हो गया अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम अपनी नर्वस सिस्टम को अपने सारी कंट्रोल करता है, नर्वस सिस्टम पे कंट्रोल होता है। तो अब लेफ्ट और राइट नॉस्ट्रिल क्यों, जैसे लेफ्ट से लेने, ये सूर्य नाड़ी, राइट है वो सूर्य नाड़ी प्रेजेंट करती है, लेफ्ट है वो चंद्र नाड़ी, उसको इंगला और पिंगला भी कहते हैं। तो ये दोनों को नियंत्रण करता है अपने, और ब्रेन के दोनों मतलब हेमिस्फीयर को बैलेंस करता है, अपने नर्वस सिस्टम को कूल डाउन करता है, सारे तनाव दूर होते हैं, मन की एकाग्रता बढ़ती है और हमें कई फायदे होते हैं अनुलोम विलोम से। अभी हम कर आपको चाहिए तो कौन से भी सुखासन, पद्मासन और मेडिटेटिव पोज में बैठ जाइए। अभी हम करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए अपने बाजुओं को अपनी ओर लेके आइए, फिर अंगूठे से अपने 2 कानों को बंद कीजिए, अपनी पहली इंडेक्स फिंगर को अपनी आईलिड्स पे रखिए और बाकी मिडिल फिंगर को अपने नॉस्ट्रल्स के बाजू में, फिर दोनों फिंगर अपने होठों के आजू बाजू। नॉर्मल सांस ब्रीदिंग। अभी सांस भर ले, सांस छोड़ते हुए हम हमिंग बी का साउंड करेंगे। ये एक राउंड हो गया। फिर से सांस भरे, सांस छोड़ते हुए हमिंग बी का साउंड। हाथों को रिलीज कर दीजिए, आंखों को खोल दीजिए और अपने प्रारंभिक पोजीशन में आ जाइए। अभी हम करते हैं चंद्र भेदन। चंद्र मतलब वो मन को शांत करता है, शरीर में पित्त होता है तो वो पित्त को समन करता है। तो चंद्र भेदन कैसे करते हैं, तो पहले की तरह हम नासिका मुद्रा में लेके आइए, अपने राइट नॉस्ट्रिल्स को अंगूठे से बंद कीजिए और सिर्फ लेफ्ट से हम सांस लेना और सांस छोड़ने की प्रक्रिया करेंगे। तो सांस अंदर ले लेफ्ट से 4 काउंट तक, सांस छोड़िए, सांस भरिए, सांस छोड़िए लेफ्ट से ही। तो ये मन को शांत करता है, तनाव दूर करता है, मन की एकाग्रता बढ़ाता है। इसके लिए ये चंद्र भेदन प्राणायाम करते हैं।
से कपालभाति वैसे तो शोधन क्रिया है, पर उसको हम कपालभाति को हम इसके प्राणायाम में भी कैसे करते हैं। जैसे कोई भी मेडिटेटिव आसन में बैठ जाइए, अपने हाथों को नीज के ऊपर रेस्ट कर दीजिए, नॉर्मल सांस, नॉर्मल ब्रीदिंग। फिर हम अपनी सांसों को तेजी से छोड़ेंगे और पेट को अंदर की ओर खींचेंगे। जैसे प्रारंभ, ये जो कौन नहीं कर सकता है, जिसको हर्निया है, जिसको पेट की बीमारियां है, जिसको बीपी की प्रॉब्लम है और हार्ट की प्रॉब्लम है, ये सब ना करे। और जो करेंगे तो एकदम धीरे धीरे करें। जैसे 1 मिनट में नॉर्मल इसका रिदम है, 1 सेकेंड में 1 काउंट, पर जिसको समस्या है कोई भी, तो धीरे धीरे स्ट्रोक्स करे और फिर धीरे धीरे आगे बढ़े। तो पहले हम 10 स्ट्रोक से चालू करते हैं, नॉर्मल ब्रीद इन और सांस छोड़ दे, जो एकदम फोर्सफुली आउट। नॉर्मल ब्रीदिंग, ये एक राउंड हो गया। धीरे धीरे आप 20 तक जा सकते हैं, 30, और 1 मिनट में 60 काउंट तक जा सकते हैं। बट इसका अभ्यास बहुत ध्यान से कीजिए, धीरे धीरे आगे बढ़िए। अगर मैंने बताए जो भी कॉन्ट्राइंडिकेशन किसी को भी है तो वो ना करें। फिर प्राणायाम के बाद हम मुद्रा पे आते हैं। तो मुद्रा क्या है? मुद्रा वो जेस्चर, पोस्चर है शरीर के, जो हमारे एनर्जी, जो हमें हमारे आसपास ऑरा होती है, एनर्जी होती है, वो ज़्यादातर एनर्जी बाहर निकल जाती है। तो एनर्जी को लॉक करने की, अपनी एनर्जी है उनको अपने को यूज़ करने का है, तो उसको हम मुद्रास बोलते हैं। तो जैसे ही हम ज़्यादातर मेडिटेटिव आसन में, या तो आपने देखा होगा सभी ज्ञान मुद्रा। तो ज्ञान मुद्रा क्या है? अपनी इंडेक्स फिंगर को अपने थंब के साथ जोड़ने का, ये इंडेक्स फिंगर को अपने थंब के साथ जोड़ने का। कोई भी मेडिटेटिव आसन में बैठ के अपने हाथ को अपनी नीज पे रेस्ट कर दीजिए। तो ये ज्ञान मुद्रा है। इससे भी अपना कंसंट्रेशन, एकाग्रता सारे बढ़ते हैं, इसीलिए इसको ज्ञान मुद्रा कहते हैं। अभी आते हैं ध्यान मुद्रा। ध्यान मुद्रा कैसे करने का है? जैसे अपने हथेली, दोनों हथेलियां लेके आइए, अपनी राइट हथेली को लेफ्ट हथेली पे रख दीजिए, फिर दोनों अंगूठों को ज्वाइन करके अपने नाभि के नीचे की उसके एरिया में रेस्ट कर दीजिए। इसको ध्यान मुद्रा कहते हैं। ध्यान मुद्रा करने से भी हमारा मन शांत होता है, तनाव दूर होता है। ये भी आपने देखे होंगे, कहीं ऋषि मुनियाँ, कहीं अपने गॉडेसेस, अपने भगवान होते हैं जैसे, तो ये ऐसे हाथ में हमें बैठे हुए दिखाई देते हैं। तो ये सारे हो गए अपनी ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, जो हमें करते हैं, हेल्प करते हैं। फिर हमारी मनोमय कोश पे आते हैं। तो मनोमय, अपना आसन रिलीज करके सुखासन में बैठ सकते हैं। अभी हम मनोमय कोश देखते हैं। हमने अन्नमय कोश देख लिया, हमने प्राणमय कोश देख लिया, मनोमय कोश। तो मनोमय कोश में जैसे हमने बताया, अपनी मन की भावनाएं, विचार, अपना सब इच्छाएं, सब इसमें होते रहते हैं। तो मन को कैसे नियंत्रण करें? तो जैसे हमको पता है, ऋषि मुनि पतंजलि ने हमें योगा का डेफिनेशन ही ये बताया है, योगस चित्त वृत्ति निरोध। मतलब चित्त मतलब मन, चित्त जो बहुत चंचल होता है, चित्त जो बहुत चंचल होता है, वो कहीं ना कहीं भागता रहता है। कहीं भी आप सोचेंगे तो आप इधर बैठे हैं, पर आप चाहे तो हिमालय भी पहुंच सकते हैं, आप कश्मीर भी पहुंच सकते हैं, और आप कन्याकुमारी भी दुनिया के कहीं कोने में आप पहुंच सकते हैं। मन अपना तो बहुत चंचल है, उसकी वृत्ति मतलब उसकी फ्लक्चुएट होता रहता है। तो उसको काम करना, उसको नियंत्रण में रहना निरोध कहते हैं। तो यही अपने पतंजलि ऋषि मुनि ने यही डेफिनेशन दी है मन की। तो मन को नियंत्रण करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो हम स्वाध्याय कर सकते हैं, हम
अच्छे साहित्य पढ़ सकते हैं, हम अध्ययन कर सकते हैं, नेगेटिव विचार कम कर सकते हैं। तो ये सब करें कैसे? तो इसमें हम ध्यान, धारणा और समाधि। तो ये तो हो गया योगा की परिभाषा में। जैसे अष्टांग योगा में सारे 8 अंग बताए, उसमें लास्ट 3 है ध्यान, धारणा, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। तो अब आम लोग के आजकल मेडिटेशन करो ऐसे सब लोग बोलते हैं, पर मेडिटेशन ज़्यादातर लोगों को समझ नहीं आता। लोग मेडिटेशन बोल के घबरा जाते हैं। दिक्कत क्या है? क्योंकि लोग 5 मिनट भी आंख बंद करके अपने आप के साथ नहीं जुड़ते हैं। तो हमें अपने आप से जुड़ने का बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके लिए हम मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। फिर आती है विज्ञान। आगे हम देखेंगे मेडिटेशन कैसे करना है और क्या मैं आपको करवाऊंगी। फिर विज्ञानमय कोश में आते हैं। तो विज्ञानमय कोश वो चेतना की गहरी परत है जहाँ ज्ञान, तर्क और हमारी विवेक बुद्धि, जैसे हमें सही गलत वहाँ वो होते रहते हैं। तो उसको भी संतुलन रखना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए स्वाध्याय करना। स्वाध्याय मतलब मैं कौन हूँ? मैं शरीर तो मैं हूँ, बट मेरे अंदर आत्मा है। तो आत्मा है तो मैं कहाँ से आई? आत्मा कहाँ से आई है? आत्मा का कहाँ जाने का है, आगे का रास्ता, और मेरा लक्ष्य क्या है? ये आत्मा का लक्ष्य, ये मुझे मानव देह मिला है, मुझे मानव शरीर मिला है, तो मेरा गोल क्या है, मेरा क्या लक्ष्य है, वो अपने को जानना बहुत ज़रूरी है। और वो हमें विज्ञानमय कोश के संबंधित होते हैं, और वो हमें स्वाध्याय, ये सब मेडिटेशन, इससे हमें मिलता है। और लास्ट में आता है आनंदमय कोश। आनंद मतलब चेतना, हैप्पीनेस। तो ये लास्ट परत जो आपकी सबसे भीतरी परत है, और ये वो परत है जो आत्मा को कवर करती है। तो जैसे हम आगे आगे बढ़ते हैं, अपने शरीर को पहले एकदम ध्यान के लिए तैयार करते हैं, फिर हम प्राणों को नियंत्रण करते हैं, फिर धीरे धीरे हम मन को नियंत्रण करते हैं, फिर हमें सही गलत ज्ञान हो जाता है। ज्ञान क्या होता है? आत्मा का ज्ञान। ये होके फिर हम आनंदमय कोश में आते हैं। तो आनंद मतलब जो हम ध्यान करते हैं तो हम वो परमात्मा को पहचानते हैं, परमात्मा के गुणों को पहचानते हैं, और उस पर ध्यान केंद्रित करते करते वो सारे जो उनकी जो क्वालिटीज़ है, गुड क्वालिटीज़, जो हैप्पीनेस है, जो दया का सागर है, वो सारे गुण हम अपने में महसूस करते हैं। और हम एक धीरे धीरे हमको ये महसूस होता है कि वो आत्मा जो है वो कौन, परमात्मा कौन है? ओ, वो तो मैं आत्मा, उनका ही अंश हूँ। तो ये धीरे धीरे हमें महसूस होता है। और समाधि मतलब वो आत्मा और परमात्मा का मिलन, मतलब वो महसूस क्वालिटी सब करना। ये तो बहुत ही ऊपरी बात हो गई। ये तो कई ऋषि मुनियों जो सालों तक ये साधना करते हैं उनको ये सब मिलता है। बट आज के ज़माने में हम रोजिंदा जिंदगी में, जैसे हम सांसारिक जीवन जीते हैं, तो हम रोजिंदी जिंदगी में इतने सारे तनाव, स्ट्रेस सब महसूस करते हैं। तो ये सबको नियंत्रण कैसे करें, अपने मन को कैसे नियंत्रण करने की आज हम देखते हैं मेडिटेशन। तो बहुत सारे मेडिटेशन की प्रक्रिया है। सबसे पहले तो ब्रेथ अवेयरनेस, तो अपने सांसों को महसूस करना और उससे अवेयर रहना। तो सांस ही क्यों? तो सांस ही वो ही ब्रिज है जो हमारे शरीर और मन के बीच का ब्रिज है, पुल है। तो उसके लिए हम ब्रेथ अवेयरनेस कर सकते हैं। फिर हम मंत्र कर सकते हैं, जैसे ओम का उच्चारण हो गया। तो ये सारे मंत्र करने से भी वो, और संस्कृत के कहीं मंत्र है, कहीं श्लोक है, तो वो ऐसे बनाए गए हैं संस्कृत लैंग्वेज को कि जिसी सेलेबल की वाइब्रेशन से हमारे मन के ब्रेन में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, शांत होते हैं, और हमारे हैप्पी हार्मोन सिक्रेट होते हैं। तो फिर हो गया चक्रा मेडिटेशन। फिर कंसंट्रेशन के लिए त्राटक बहुत अच्छा है। जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, जिनको पढ़ाई में ज़्यादा याद नहीं रहता, जो चंचल मन होता है, जिनको पढ़ाई में मन नहीं लगता, एक जगह पे स्थिर बैठ के ध्यान से पढ़ नहीं सकते, उनके लिए त्राटक तो बहुत ही अच्छा है। त्राटक आप कैसे कर सकते हैं? जैसे अपने कोई भी ज्योति ले लिया, फिर कोई भी बिंदु ले लिया, उस अपने सामने रख के उसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करते, बिना आँख की पलक झपके उस पर देखने को त्राटक कहते हैं। तो त्राटक कर सकते हैं। फिर अंतर्मोना कर सकते हैं। अंतर्मोना मतलब
आप एकदम शांति से बैठ जाए। अंतर मतलब अपनी ओर, तो एकदम अपनी और मन के अंदर अपने अंदर झांकने का, अपना स्वाध्याय करने का और अपने विचारों को नियंत्रण करने का। विचार आएंगे, मनुष्य देह है, अपने इतने सालों से इतनी हमारी प्रैक्टिस है, तो घबराने का नहीं है कि मुझे ये, तो जो भी विचार आते हो आने दीजिए, पर उसको रिस्पॉन्स नहीं कीजिए, उसको आपको ध्यान नहीं देने का है, आने का और जाने देने का और अपने मौन रहने का। और फिर है योग निद्रा है, ये बहुत सारी मेडिटेशन टाइप की मेडिटेशन है। तो शुरू कैसे करें मेडिटेशन, मुझे भी समझ नहीं आता था। सब लोग बोलते थे, मेरी फ्रेंड्स लोग बोलते थे, मेरे आगे बड़े लोग बोलते थे कि मेडिटेशन करना चाहिए, पर मैं मेडिटेशन कर ही नहीं सकती। मैं बोलूँ जब भी मैं मेडिटेशन करने बैठती हूँ तभी मुझे दुनिया भर के विचार आएंगे, जो मुझे नहीं आते हैं वो सारे विचार मुझे मेडिटेशन में आएंगे। तो आइए आज हम ब्रेथ अवेयरनेस प्रैक्टिस बिगिनर्स के लिए शुरू करते हैं। तो पहले अपने कोई भी मेडिटेटिव आसन में बैठ जाइए, अपनी गर्दन और अपनी स्पाइन को सीधी रखिए, अपने हाथों को आरामदायक पोजीशन में अपने नीज पे, जॉइंट पे रेस्ट कर दीजिए, फिर आंखें बंद कर दीजिए। आजू बाजू में कुछ भी आवाज़ है तो आने दीजिए। अपना ध्यान अपनी सांसों की ओर लेके आइए। जो भी सांस अंदर आ रही है उसको महसूस कीजिए, जो भी सांस बाहर जा रही है उसको महसूस कीजिए। अपनी नॉर्मल गतिविधि पे कुछ भी फोर्सफुली नहीं करना है, नॉर्मल जैसे आप सांस लेते हैं सांस छोड़ते हैं उस पर केंद्रित कर दीजिए। आप महसूस कीजिए कि हवा आपके, ठंडी हवा आपके नाक में जा रही है, नासिका में गर्म हवा है जो अपने बाहर आ रही है। ये करने के वक्त आप अपने एब्डोमेन मूवमेंट को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे अपना एब्डोमेन बाहर आया, सांस लेते समय फूला, सांस अंदर भरते हुए अंदर गया। अगर आदत है तो ये भी आप कर सकते हैं। फिर हम नॉर्मल सांस की गतिविधि में अपने सांस को, ब्रेथ को काउंट करेंगे। जैसे अंदर लेते समय 1, बाहर लेते समय 1। सो अंदर लेना और छोड़ना को 1 काउंट, तो 1 हो गया काउंट। फिर दूसरा काउंट, तीसरा काउंट। ऐसे आप धीरे धीरे 10 काउंट तक जा सकते हैं। और ये ब्रेथ को ही काउंट करने का, अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पे लाने का है। ये वक्त ऐसा नहीं है कि आपको विचार नहीं आएंगे, आपको विचार आ सकते हैं, जरूर आएंगे, पर उसको उस पे ध्यान नहीं देने का है, विचारों को नहीं पोषने का है, वापस अपना ध्यान सांसों पे लाने का है। ऐसे ऐसे हम सांसों पे नियंत्रण करेंगे, सांसों को पे ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करेंगे। 10 राउंड्स के धीरे धीरे आप अपनी क्षमता अनुसार राउंड बढ़ा सकते हैं और अपनी टाइम भी बढ़ा सकते हैं। तो ये बहुत आसान तरीका है अपना ब्रेथ अवेयरनेस का। तो जैसे तो इसमें हम ध्यान से हमें बहुत सारे लाभ होते हैं। तो ये आज का मेरा टॉपिक था, मनोदेहिक रोग। आशा करती हूँ आप सबको ये सेशन अच्छा लगा होगा। मैंने पूरा प्रयास किया अपनी ओर से सेशन लेने का और आपको मेरे पास जो ज्ञान है वो बांटने का। योग के माध्यम से हम कर सकते हैं। जैसे योग है वो होलिस्टिक हेल्थ अप्रोच है, ना कि सिर्फ आसन प्राणायाम, बट वो सब अपने मन, सारी अपनी शारीरिक स्वास्थ्य स्वस्थ करता है, मन को भी स्वस्थ रखता है और अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ को भी, स्पिरिचुअली भी हमें ग्रो करने में मदद करता है। नमस्कार, आप सबने मुझे आज सुना, मेरे साथ पाठ लिया, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।